हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। भूगोल की एनसीईआरटी चल रही है, जिसमें दो लेसन ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है और ये तीसरा लेसन चल रहा है हमारा। ऑलरेडी तीन पार्ट हो चुके हैं और ये चौथा पार्ट है चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, अगर वो सब वीडियो आपने नहीं देखा है तो देखिए जाके, और ये आकर उसके बाद देखिए। ठीक, शुरू करते हैं। समुद्री तटों पर विभिन्न आकृति घटनाओं के कारण भौगोलिक संरचना का निर्माण। देखिए, विभिन्न नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है? देखिए, जैसे नदियों के द्वारा जल आते हैं, समुद्र में मिलते हैं, तो वहां पर डेल्टा बनती है। ठीक, तो कहाँ से देखो, डेल्टा क्या है बनने की प्रक्रिया? नदियां धीमी होकर वितरिकाओं यानी कि शाखा, ठीक है, शाखा का निर्माण करती है। नदियां धीमी होकर, जैसे कि समुद्र में मिलती है तो क्या करती है कि धीरे धीरे जाके धीमी हो जाती है। ठीक, वहां समुद्र में जाके जहाँ पे मिलती है, तो वहां पे क्या होता है कि बहुत सारी शाखाओं में वहां पे जाके बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत सारे शाखाओं में जाके वहां पे बढ़ जाती है, तो शाखाओं का निर्माण करती है नदियां। नदियां अपने साथ लाई मिट्टी का निक्षेपण करती है। ठीक है, अपने साथ जो मिट्टी लाई होती है उसका निक्षेपण करती है, छोड़ देती है इधर। ठीक है, इधर छोड़ देती है। निक्षेपण से बने हुए मुहानों का निर्माण डेल्टा कहलाता है। देखिए, अब जो ये मिट्टियां आई, मिट्टी धूल कंकड़ जो भी थे नदी में, और समुद्र के तट पे आके मिले, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी मिले हुए कंकड़ गाद ये सब था, तो वो क्या हुआ, यहाँ पे आके जमा हो गया। जमा होने के कारण से यहाँ पर क्या हुआ, डेल्टा बन गया। मतलब जमा हुआ को निर्माण मुहानों का ही डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया डेल्टा क्या कहते हैं। गुफाएं, ठीक है, समुद्री गुफाएं क्या है? ये देखिए, इस तरीके से समुद्री गुफाएं बनती है। तो इमेज में दिखाया गया चित्र में। ठीक, समुद्र तरंगे के अपरदन और निक्षेपण द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, तो गुफाएं गुफाएं में ये गुफाएं के बड़े हो जाने पर केवल दीवारें बचती है। ठीक है, क्या होता है कि जब बड़े हो जाते हैं गुफाएं, गुफाएं के जब बड़े हो जाने के केवल उसके बाद दीवारें ही बचती है। ठीक है, लगातार अपरदन से छिद्र बनते हैं, जिसे प्राकृतिक मेहराब कहते हैं। समझे? अब क्या होता है कि लगातार अपरदन जो होते हैं पत्थरों का, तो उससे क्या बनते हैं, मेहराब बन जाते हैं। मेहराब आपको पता ही होगा किस तरीके से दिखता है मेहराब। नहीं पता है तो आप चेक कर सकते हैं गूगल पे जाके, मेहराब लिखिएगा तो आ जाएगा। मेहराब के ढहने से समुद्री स्तंभ का निर्माण होता है। ठीक है, जब मेहराब जब ढह जाता है तो क्या होता है, स्तंभ की का निर्माण होता है। ठीक है, क्या इस तरीके से मतलब कि बनता है, यहाँ पे मैं बता के दिखाता हूँ। इस तरीके से, इस तरीके से टीला होता है। ठीक है, इस तरीके से बनता है समुद्री स्तंभ। हिमनद के कार्य देखते हैं क्या है नेक्स्ट। हिमनद अथवा हिमानी की नदियां गहरी घाटियों का निर्माण करती है। समझे? जो हिमनद अथवा हिमानी की नदियां जो होती है, गहरी घाटियों का निर्माण करती है। ठीक है? देखिए, ये गंदला मिट्टी, जो गंदगी मिट्टी, गंदा मिट्टी होती है, पत्थरों को ढोकर समुद्र तक ले जाती है। ठीक है, समुद्र हो गया, मिट्टी, गंदा मिट्टी को, उसमें धूल कंकड़ होते हैं, उन सबको ढोकर समुद्र तक ले जाती है। गहराई की घाटियों को काटकर यू आकार की घाटियां का निर्माण करती है। ठीक है, गहराई के घाटियों को काट कर क्या करती है कि यू आकार की घाटियां, यू आकार की घाटियां, इस तरीके से यू आकार की जो घाटियां होती है, ठीक है, उनका निर्माण करती है। और ये पिघलने पर हिमानी, देखिए, और पिघलने पर हिमानी का जल झीलों में परिवर्तित हो जाता है। जो हिमानी का जल होता है ना, वो पिघलने के बाद उसको झीलों में परिवर्तित होता है। आप झील देखते ही हो किस तरीके से झील होते हैं। ठीक है, परिभाषित टकराव के कारण सुंदर ग्लेशियर घाटियों का निर्माण होता है। हो गया।
समुद्री तरंगे और हिमनद द्वारा भौगोलिक संरचनाओं के निर्माण के मुख्य बिंदु। ठीक है, क्या क्या है? समुद्री तरंगे कठोर चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाती है। ठीक है, समुद्री जो तरंगे होती है, कठोर चट्टानों को काटकर क्या करती है? गुफाएं बनाती है। समझे? चट्टानों को ढहने से समुद्री स्तंभ का निर्माण होता है। जब चट्टान जो ढह जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि समुद्री स्तंभ का निर्माण होता है। हिमनद हिमनद गहरे घाटियों का निर्माण करती है। हिमनद जो होती है गहरे घाटियों का निर्माण करती है और कंकड़ कंकड़ पत्थर आदि से दूर तक ले जाती है। देखिए क्या होता है, हिमनद गहरे घाटी का निर्माण करती है। ओके, उसके बाद क्या करती है कि कंकड़ पत्थर आदि दूर तक ले जाती है, मतलब समुद्र तक ले जाती है, दूर तक। नि, निक्षेपण और अपरदन से परिदृश्य में विविधता आती है। ठीक है, जिससे नई संरचना का निर्माण होता है। पवन के कार्य पर आधारित मुख्य बिंदु। देखिए क्या है कि रेगिस्तान में पवन का कार्य, रेगिस्तान का पवन का कार्य क्या है? जो दोबारा हो गया, कोई नहीं। अपर्दन अपर्दन कैसे होता है? रेगिस्तान, देखिए रेगिस्तान पवन के तेज प्रवाह के से चट्टानों और मृदा के सतह पर कटाव होता है। समझे? इस पवन छोटे कणों के उड़ाकर चट्टानों की सतह पर धीरे धीरे काटता है। क्या करता है कि देखिए, तेज पवन जो तेज गति से प्रवाह से चलते हैं तो क्या करता है, चट्टानों और मृदा की सतह पर टकराव होता है। समझे? बड़े बड़े चट्टान होते हैं, मृदा की और मृदा की सतह, मतलब जमीन की सतह पर टकराव होता है। तो पवन छोटे कणों को उड़ाकर चट्टानों की सतह पर धीरे धीरे काटता है उसको, मतलब वहां तक ले जाकर के चट्टानों तक। देखिए हवा चली तो उसके बाद क्या होगा कि अ, जो छोटे छोटे कण हुए उसको क्या करती है कि उसको चट्टानों तक ले जाती है, और उसके द्वारा धीरे धीरे उसको काटती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है? पवन के कारण बनी संरचनाओं में यार्डंग यार्डंग शामिल होते हैं, और जो पवन के प्रभाव से पत्थर की लंबी और संकीर्ण आकृतियां होती है। ठीक, यार्डंग आपको पता ही होगा किस तरीके से होता है। अगर नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं यार्डंग, और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये क्या करती है? जो पवन के प्रभाव से पत्थरों की लंबी और संकीर्ण आकृतियां बनाती है। ठीक है, ये पवन के कारण होती है। निक्षेपण क्या होता है? डिपोजिशन क्या होता है? जब पवन की गति धीमी होती है। ठीक है, देखिए जब पवन की गति जो धीमी होती है तो हवा में उड़ने वाले बालू और कणों का जमाव होता है। यह जमाव रेगिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में नई संरचनाओं का निर्माण करता है। ठीक, ये उसे बोलते हैं डिस्पोजन, डिपोजिशन, निक्षेपण। ठीक है, देखिए ड्यूनस क्या होते हैं? रेगिस्तान में बालू के ढेर जो पवन की दिशा में बनाए गए हैं उन्हें ड्यूनस कहा जाता है, या टून या दून। तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि ब्रांच ड्यून्स, पैराबोलिक ड्यून्स, ठीक है, और लंबवत ड्यून्स। आगे देखते हैं। चकते सेल क्या था? पवन सेल के ऊपरी भाग को अधिक निक्षेपण करती है। पवन की गति से सेल की ऊपरी सतह पर चिकनाई और निचली सतह पर अपरदन होता है। सेल की ऊपरी हिस्से में अपरदन के कारण चकते सेल का निर्माण होता है। ठीक है, बालू के टिब्बे इस तरीके से होते हैं। देखिए पवन की गति में से बालू टिब्बों का निर्माण होता है। ठीक है, बालू के टिब्बे पवन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं। पवन की गति, ठीक है, पवन की गति से बालू का निक्षेपण होता है, जिससे बालू के टिब्बे का आकार ले लेते हैं। ठीक है, बालू के टिब्बे आकार ले लेते हैं। जब बालू के टिब्बे अधिक ऊंचे हो जाते हैं तो उन्हें टिब्बे कहा जाता है। बस यही है, जब बालू के टिब्बे अधिक ऊंचे हो जाते हैं तो उन्हें टिब्बे कहा जाता है।
बालू के टिब्बों टिब्बे टिब्बे जब भी ऊंचे और विशाल हो जाते तो उन्हें लोएस कहा जाता है। बहुत ज्यादा विशाल हो गए, ठीक है, इस तरीके से मतलब कुछ ज्यादा विशाल हो जाते हो तो उन्हें लोएस कहा जाता है। पवन का पवन द्वारा आकृति का निर्माण क्या है? पवन अपर्दन और निक्षेपण। कि पवन की गति से चट्टानों और मृदा का अपर्दन होता है, सबको पता है। ठीक है, पवन की गति से चट्टानों की और मृदा का अपर्दन होता है, जो बालू के कणों का जमाव होता है। समझे? ये प्रक्रिया नई भू आकृतियों की संरचनाएं बनाती है। ओके, क्या करती है कि ये नए भू आकृति की संरचना बनाती है, नई नई तरीके से। अपरदन क्या है कि पवन और द्वारा चट्टानों मृदा की सतह को काटना, जिससे कोई नई नई आकृति बनती है। ठीक है, इन्हें अपरदन कहते हैं। अपरदन किसे बोलते हैं? पवन पवन द्वारा चट्टानों और मृदा की सतह को काटना, जिससे नई काटना, ठीक है, जिससे नई आकृति बनती है। ये है सिंपल सा डेफिनेशन। और निक्षेपण क्या है? पवन द्वारा उड़े हुए बालू और कणों का जमा हो, जिसे सं जिसे संरचनाएं बनती है। ठीक है, पवन द्वारा उड़े हुए बालू और कणों द्वारा जमा होना, ठीक है, जिसे निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, रेगिस्तानी इलाकों का रेगिस्तानी इलाकों में पवन के प्रभाव क्या है? देखिए, बालू के टिब्बे, सैंड ड्यून्स। रेगिस्तान में पवन द्वारा बालू के ढेर बनते हैं, जिन्हें दून दून या मतलब ड्यूनस कहा जाता है। यह दून विभिन्न आकार के में होते हैं। ठीक है, जैसे बारहिया दून, ब्रांच ड्यून्स। ठीक है, चांद के आकार में होती है। देखिए, ये क्या होता है, बारहिया दून क्या होता है कि चांद के आकार में होती है। अब ये होती जो कि पवन की दिशा के अनुसार चलता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से बन जाता है। और एक क्या होता है कि एक पवन के मतलब अनुसार ही चलता है, जिस साइड हवा रहेगी उसी साइड बनता है। लंबत लंबत दून क्या होता है? लाइनर दून की ये क्या होता है कि जिस जिस धर की मतलब स्लो हवा में चलता है, स्थिर हवा में, स्थिर, जैसे जैसे कि लंबी एक संकीर्ण आकृति जो कि पवन की स्थिर दिशा के अनुसार बहती है। अगर स्थिर दिशा है, ठीक है, धीरे धीरे में चल रही हवा, तो उसके अकॉर्डिंग बनती जाएगी ऐसे, लंबी लंबी, इस तरीके से बनती है। ठीक है, पैराबोलिक ट्यून्स क्या होता है? इनका आकार उल्टा चांद जैसा होता है। ठीक है, ये जैसे ये सीधा चांद हो गया ना, ये उल्टा चांद है, इस तरीके से हो गया। ठीक है, और ये हल्का सा इस तरीके से होता है, ऊपर का हिस्सा इस तरीके से होता है, उल्टा चांद जैसा होता है। और इनकी उत्तरी दिशा में खुले होते हैं, जो इनकी इनका आकार देखो, इनका आकार उल्टा चांद जैसा होता है। और इनकी उत्तरी दिशा में खुले होते हैं। इनका मुंह जो होता है उत्तरी दिशा में खुला होता है। इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देख लीजिएगा। ये तो पता है कि हाँ, ये उल्टा चांद जैसा होता है। ये क्या लिखा है इन्होंने, कोई नहीं, मिस टाइपिंग हो गई होगी। पवन द्वारा अन्य संरचनाएं क्या होता है? पवन के कारण गहरे गड्ढे और मृदा और बालू के अपरदन से बनते हैं। ठीक है, क्या होता है? पवन के कारण गहरे गड्ढे और जो मृदा और बालू के अपरदन से बनते हैं। रॉक कॉलम्स और पेंडुलम ब्रेटेस क्या है कि देखिए, देखिए, पवन के प्रभाव से विशेष प्रकार की चट्टानें बनती है। लोएस मैदान, चीन में विशाल लोएस मैदान। देखिए, ये कहाँ है? चीन में है। ठीक है, लोएस मैदान ये विशाल और समतल क्षेत्र में है, जो पवन द्वारा लाए गए महीन सिल्ट और बालू से जमा मतलब, देखिए क्या होता है कि जो कि मैं पवन चलती है तो बालू के बालू के कण हो गए, ठीक है, उनके जमाव से बने होते हैं, जो कि बहुत बड़े समतल मैदान पे बनते हैं, एक बहुत विशाल क्षेत्र पे बनते हैं। यह सामग्री पवन द्वारा उड़ाई जाती है, मतलब उड़ाकर लाई जाती है, जो बड़े क्षेत्रों में जमा होती है, जिससे एक समतल और उपजाऊ भूमि बनती है। समझे? पवन की भूमिका क्या है कि
पवन इन मैदान की विशेषताओं के विशेषताओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे ये क्षेत्र विशेष रूप से कृषि के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ आपका चैप्टर होता है समाप्त। समझे? अब ये तीसरा चैप्टर खत्म हो गया, हम अब चौथे चैप्टर पे चलेंगे। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर ही से जरूर कर लें। धन्यवाद।